चलो नेक्स्ट आता है हीलियम की शॉर्टेज हुई जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की सप्लाई अफेक्ट हुई है। अब आपको पता है सेमीकंडक्टर का यूसेज बहुत ज्यादा, अगर 3-4 साल पिछले उठा ले कोविड-19 के बाद के, तो उसमें ठीक ठाक यूसेज आपने सेमीकंडक्टर का देखा। रेडार्स के केस में आपने एक हार्ट भी पढ़ा था, कौन सी टेक्नोलॉजी थी? गैलियम नाइट्राइड। इस बार सवाल भी आ सकता है, उसको याद रखना, हार्ट ऑफ रेडार कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो वो भी क्या है? गैलियम नाइट्राइड। पर उसमें भी क्या यूज करा? सेमीकंडक्टर। अब बोला कि हीलियम की भी शॉर्टेज पड़ गई। अब जब एलएनजी आपने देखा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जैसे श्रेया ने बोला हीलियम गैस, तो वहां पे हम फ्यूल गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे, उसका ही बाई प्रोडक्ट क्या निकल के आया? हीलियम। मतलब जब एलएनजी आपने देखा, इसकी प्रोसेसिंग को करना शुरू करा, तो उसी प्रोसेसिंग के दौरान एक बाय प्रोडक्ट निकला विच इज हीलियम। सबसे पॉपुलर यूज हीलियम का गुब्बारों को फुलाने के लिए, जो वेंडर्स के पास भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में हीलियम गैस ठीक ठाक प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन दूसरे पे, ऑक्सीजन तीसरे पे, आर्गन। पक्की बात? पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है 0.02%, फिर उसके बाद आर्गन आती है। फिर आप ट्रेसेस ऑफ गैसेस जब देखते हो, तीसरे पे आर्गन थी। कितनी क्वांटिटी थी? ना 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 ना, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% ही है ये तो। अच्छा, आर्गन ही थी? हाँ, आर्गन ही है। 0.93 है भाई, 0. कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.04%। ठीक है, तो आर्गन आ गया। उसके बाद आप पढ़ते हो ट्रेसेस ऑफ गैसेस, जिसके अंदर और भी इनर्ट गैसेस आ जाती हैं, जैसे कि हीलियम। हाई, कितना प्राउड फील कर रहे हैं। चलो ठीक है, एनीवेज, हीलियम शॉर्टेज। अच्छा सुनो सुनो इधर, अब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जब इसकी प्रोसेसिंग करी तभी क्या निकल के आया? हीलियम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट और भी लो हो जाएगा इफ कंपेयर टू एलएनजी गैस। मतलब मीथेन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो मेन कंपोनेंट था एलएनजी के अंदर। अब एलएनजी की प्रोडक्शन कतर ने पूरी तरह से हॉल्ट पे डाल दी है। रीजन आपको पता है, मल्टीपल अटैक्स करेंगे। बताना कौन सी थी गैस रिफाइनरी? साउथ पार्ट्स, जो ईरान के अंदर लोकेटेड थी। कतर एनर्जी का भी वहां पे मेन रोल रहता है, जिसको डेंजरस भी बोला कतर ने कि ये बहुत ज्यादा डिजास्टर क्रिएट कर सकता था। तो उसके बाद से एलएनजी की जो प्रोडक्शन करी जा रही थी, उसको पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया है। और अगर उसको शट डाउन कर दिया, तो हीलियम की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करी जा रही थी, वो कब के टाइम पे निकल रही थी? जब आप एलएनजी को प्रोड्यूस कर रहे थे। तो उसका जो बाय प्रोडक्ट निकल के आ रहा था हीलियम, उसी हीलियम को यहाँ पे यूज करा जा रहा था। अब वेस्ट एशिया का रीजन एक ही है इस टाइम पे, मतलब सोचना नहीं है ज्यादा। अगर मैं पूछ लूं कि रीजन क्या है, तो वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चली हुई है, वही ओवरऑल रीजन निकल के आएगा। हीलियम सप्लाई में डिसरप्शन आ चुकी है, एलएनजी प्रोडक्शन के साथ ये लिंक्ड है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड है। आज के दिन न्यूज़पेपर की फ्रंट हेडलाइन बोला है ईरान ने कि पूरा का पूरा क्लोजर कर दूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के केस में। और दियागो गार्सिया, वहां पे भी अटैक करी 2 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, पर उनको इंटरसेप्ट कर दिया गया। एक को इंटरसेप्ट कर दिया है, अभी के लिए ये चीज कंफर्म नहीं है। और जो दूसरी वाली मिसाइल मारी थी, वो फेल हो गई थी बीच में। और जब आपने शुरुआत में पढ़ा था, तो उस दिन हमने सिर्फ 2 तरह की मिसाइल्स पढ़ी थी, बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के कॉन्टेक्स्ट में। एक शॉर्ट रेंज वाली थी, दूसरी मीडियम रेंज वाली थी, जिनका मैक्सिमम रेंज आ रहा था अप टू 2000 किलोमीटर। पर अब दियागो गार्सिया वाला जब न्यूज में आया, तो वहां पे न्यूज़पेपर में इतना बढ़िया मैप दिया हुआ है और लिखा है साथ में 4000 किलोमीटर। मतलब इनके पास इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल भी अवेलेबल है। अगर अटैक करा गया है इतने डिस्टेंस तक, तो डिस्टेंस तो 4000 किलोमीटर के बियॉन्ड चला गया, तो मतलब अब इनके पास IRBMs भी अवेलेबल है। ठीक है, चलो उसको अगले आर्टिकल में देखेंगे। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही है, छोटा सा एरिया, 2 बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा था, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। हाँ जी, बताना, ईरान के यहाँ पे एक पोर्ट की बात करी थी। ठीक है, जास्क, हाँ जास्क है, जास्क कर ऊपर चला जाएगा, है ना, जास्क। और यहाँ पे आपने देखा था एक आइलैंड विच वॉज खार्ग आइलैंड। चलो ठीक है, ये याद रख लेना। अब हीलियम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसको मल्टीपल एरियाज में यूज करा जा रहा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। इसका नेचर अल्ट्रा कूल, जैसे मैंने बोला -200 डिग्री सेल्सियस के भी बियॉन्ड होता है, तो मतलब अल्ट्रा कूल नेचर अगर आपको चाहिए, वहां पे हीलियम गैस सबसे बढ़िया मानी जाती है। अल्ट्रा क्लीन, सफाई करना, मेटल को एक शेपिंग प्रोवाइड करना। देन आपने लिथोग्राफी पढ़ी थी, लिथोग्राफी में क्या करते हैं? हाँ, छाप छोड़नी है आपने, ब्रांडिंग करनी है उसके ऊपर। तो मेटल के ऊपर जब आप कट लगाओगे, वो साफ तरीके से हो, क्वालिटी वाले तरीके से हो, वहां पे भी हीलियम गैस का यूसेज रहता है। देन आती, और ऊपर से इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब बाकी गैसेस के साथ, बाकी मेटल्स के साथ ये इजीली रिएक्ट नहीं करती। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, लड़कियों ने पियर्सिंग करवाई होगी बचपन में, लड़कों ने करवाई है यहाँ पे किसी ने? नाक की तो नहीं करवाई होगी, कान की करवाई है। पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन कौन से नाक वाले पार्ट पे आते थे? उसमें एक बब्बल सा बन जाता था इन्फेक्शन का,
एक तो वो शो करता था कि जो गोल्ड आपने यूज किया है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, उसमें तांबा ज्यादा था और तांबे और थोड़ा बहुत आयरन का कंटेंट रहा होगा। आयरन किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? पानी के साथ, हवा के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो वहां पे रस्ट तो ऑब्वियस सी बात है डेवलप हुई होगी। और नाक में ऑलरेडी इंप्योरिटी भी रहती है ज्यादा, क्योंकि कान वाला जो पियर्सिंग है वो कार्ट्रिज के ऊपर जब आप करते हो वो अंदर ये जो सेरुमेन वैक्स होती है इसके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होता। तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन लड़कियों को नाक वाले एरिया में होते थे। वो गोल्ड की क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर देता था कि अच्छी क्वालिटी का गोल्ड नहीं है। अदरवाइज जो गोल्ड और सिल्वर है इनको ज्वेलरी में यूज ही क्यों करा जाता है? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती है हवा के साथ, पानी के साथ। तो अगर वो रिएक्ट कर रही है, इतनी सारी लड़कियों में इन्फेक्शन कॉज करती थी, तो ऑब्वियस ही बात है कि गोल्ड के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज रह गई थी। अब वैसे ही एक गैस आती है आपकी हीलियम। अब जब पीरियोडिक टेबल आप उठाओगे ना, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, पीरियड्स कितने होते हैं? 7। और ग्रुप्स कितने होते हैं? 18। तो स्टेट वगैरह में पूछ लेते हैं इसको। ये आ जाती हैं आपकी सारी इनर्ट गैसेस। ये वाली रेडियो एक्टिव नेचर की होती है, तो ऊपर की याद करवाई जाती है। हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए, दैट्स इट। हेम हीलियम, ने नियॉन, अरेंज आर्गॉन और करके क्रिप्टॉन, 0 जीई जीनॉन और रेडॉन। और ये आपका रेडियो एक्टिविटी में आ जाता है, तो उसको आप नहीं पढ़ते हो उतना, मतलब फॉर द कमीशन के पेपर के लिए। नीट में तो इनके ऊपर भी आपको नाचना पड़ता है कि पीरियोडिक टेबल का प्रिंट लेके रखो घर पे, याद करने हैं ये सारे। तो इनको याद रखना। ये सारी कैसी हैं? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस को ही एक और नाम भी दिया जाता है नोबल गैसेस, ठीक है। बहुत आदर्श होती हैं, रिएक्ट नहीं करती इसी वजह से। वैसे न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। ये नाइट्रोजन फैमिली को याद करते थे। ऑक्सीजन, उससे टेपो, है ना, उससे टेपो देख रहे होते थे कहीं ऐसे ऐसे अगले की शीट पे, तो उससे टेपो, ये ऑक्सीजन फैमिली को याद करवा देता था। चलो एनीवेज, आप ये वाला याद कर लेना। हेम ने अरेंज करके 0 रन उड़ाए। अब ये जो हीलियम है दैट इज इनर्ट गैस, ये आपको पता लग गया। यूसेज देख लो इसका। एमआरआई करवाया किसी ने? एमआरआई स्कैन कभी? कईयों को क्लॉस्ट्रोफोबिया भी होता है उससे, जैसे ऐसे क्लोज से चैम्बर में रख दिया जाता है। अब आपने भी करवाया? डर लगा था? चलो ठीक है, आप काफी स्ट्रांग है। कईयों का दिल घट जाता है, आम वगैरह का होता है या पेट वाले एरिया का होता है, उसका सिर तो अंदर ही रहता है, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता है। ऐसे लगता है क्राउडेड एरिया है और ऊपर से बड़ा कुछ दिखाई भी देता है, तो आंखें एक बार ही खोल दे, कहीं वॉमिट भी कर देते हैं। तो एमआरआई स्कैनिंग मशीन। अब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अब तो बड़ी सारी मशीन आने लगी। एक ही मशीन है वैसे तो अभी इंडिया में, उसके साइड्स जो है वो पूरी तरह से ओपन एंडेड है, तो मतलब वो जो पेशेंट है साइड में देखता रहेगा तो उसको खुला एरिया दिखाई देगा। बाकी हॉस्पिटल की अरेंजमेंट भी डिपेंड करती है आपने कैसी कर रखी है। कईयों ने बढ़िया लाइटनिंग इफेक्ट शो करा होता है, तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं खुला एरिया और लाइट्स भी हैं। कईयों ने तो अंधेरे में बनाई होती है अपनी एमआरआई मशीन, इससे हमें पैसा ही बनाना है, मतलब कहीं पे भी रख दो जाके, करवाने के लिए तो कोई आएगा ही। चलो एनीवेज, एमआरआई स्कैनिंग मशीन, वहां पे भी हीलियम गैस का यूसेज है। देन ऑप्टिकल फाइबर्स आ गए, वेल्डिंग्स आ गई, एयर बैग इन्फ्लेशन करनी होती है, उसमें भी आपका हीलियम का यूसेज रहता है। अब इनर्ट गैस जितना कम एटॉमिक नंबर होता है उतनी ज्यादा उसकी एप्लीकेशन आपको दिखेंगी, मतलब ऑल्टरनेटिव होने के बावजूद भी पहली प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? हीलियम को। अब नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन भी आप बड़ी सारे एरियाज में देखते हो, जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं उसमें क्या डला होता है? नाइट्रोजन गैस ही डली होती है ना। फिर आप चेक करते हो जब चिप्स को, तो देखते हो कि हवा तो नहीं निकली है। क्यों चेक करा? वो गैस होनी चाहिए वहां पे, एज अ प्रिजर्वेटिव उसको यूज करा था। खाने पीने की चीजों में उसको आपने यूज कर लिया, बट जहां पे और ज्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट की आपको गैसेस चाहिए होती है, वहां पे हीलियम बेटर यूटिलिटी की फॉर्म में निकल के आता है। और उसके अलावा सेमीकंडक्टर, जितनी भी चिप इंडस्ट्री है वो सभी के लिए हीलियम गैस एक इंडस्ट्री के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। और इसका कोई खास ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट नहीं है। आपको ज्यादा अल्ट्रा कूल और अल्ट्रा क्लीन कंडीशन में अगर कोई गैस चाहिए, वो आपको हीलियम ही प्रोवाइड, कोई काम करना है तो वो आपको कौन प्रोवाइड करता है? दैट इज हीलियम ओनली। फैब्रिकेशन का प्रोसेस आ गया, वही प्रोडक्शन से लेके फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन के बाद पैकेजिंग। फैब्रिकेशन का क्या मतलब था? हाँ, मतलब आपने क्या किया, वो जो डोपिंग प्रोसेस दिन से पढ़ रहे थे या एचिंग प्रोसेस आप पढ़ रहे थे, 2-3 चीजों को आप जोड़ रहे थे, दैट इज फैब्रिकेशन, जो आपके पास लास्ट में आउटपुट निकल के आएगा। फिर उसके बाद टेस्टिंग होती है, फिर आप एक्सपोर्ट करते हो चीज वगैरह का। हीलियम एक इनर्ट गैस है और अदर सब्सटेंस वगैरह के साथ ये रिएक्ट भी नहीं कर रही और ना कंबस्टिबल है। अब सोचो इसकी जगह पे ऑक्सीजन यूज कर ले, तो दिन भर आग लगी रहेगी बहुत से इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो वो सुटेबल नहीं है। तो इसी वजह से हीलियम को सबसे अच्छा माना जाता है, नॉन कंबस्टिबल है। एटॉमिक नंबर इसका 2 है और लाइटेस्ट एलिमेंट भी इसे माना जाता है हमारे यूनिवर्स का। सन की याद है, हाइड्रोजन के 2 फॉर्म वहां पे जुड़े थे, ड्यूटीरियम एंड ट्रिटियम। तो जब वो दोनों जुड़े थे, गैस फॉर्म हुई थी हीलियम। तो लाइटेस्ट एलिमेंट कौन हुआ? हाइड्रोजन। अगर ये दूसरे नंबर पे आ गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स थे उसी की वजह से फॉर्म हुई थी हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। पहले पे कौन आ जाएगा फिर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट आ जाएगा आपके।
तो मतलब आफ्टर हाइड्रोजन हीलियम इज ऑन सेकंड नंबर। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, ये माइनस में है, -268.9 डिग्री सेल्सियस। जहां पे आपने एलएनजी में मिथेन का देखा था वो -160 -162 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, ये 200 समथिंग के आसपास है। और गैस जो है ये सुपर कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर भी आराम से गैस की फॉर्म में रह सकती है, तभी तो एलएनजी से आप इजीली इसको सेपरेट भी कर पाए थे, क्योंकि उसका तो ये बाय प्रोडक्ट निकल के आया था। जैसे आपने मिथेन को लिक्विफाई करा, ये फिर भी किस फॉर्म में रहेगी थी, गैसियस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इसका -268.9 डिग्री सेल्सियस के पास है। बाकी ये नॉन टॉक्सिक है और इसे ब्रीथ हम खुद से नहीं कर पाते। एक टर्म आती है केमिस्ट्री में, पार्शियल प्रेशर। हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होता है। हमारे लिए जो गैस सबसे सुटेबल है इनहेलिंग की कैटेगरी में, दैट इज ऑक्सीजन, पर उससे भी बढ़िया सुटेबल एक और है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर दिख जाए फेफड़े को, फेफड़ा बोलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, बाद में कॉन्सिक्वेंसेस निकले। तो हर सुंदर चीज सुंदर नहीं होती, यहाँ से प्रूफ भी होता है, मीम्स बने होते हैं, मैंने तो मीम बोल दिया। वैसे ही पार्शियल प्रेशर आ गया यहाँ पे। अरे ऐसे मत देखो एक दूसरे को, ये सुंदर है वो सुंदर है, ऐसे मत करो, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। पर मैंने बताया आपको कि पार्शियल प्रेशर ज्यादा सुटेबल किसका आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का। एंड देन उसके बाद आ गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सबसे सुटेबल मानी जाती है बॉडी की, तभी बोल दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अगर फेफड़ों के लिए सबसे बढ़िया है तो उससे दूर रहे, तो अगर आप प्रेजेंट हो तो डेथ हो सकती है सुबह तक, ठीक है। और ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर लेती है। और रेस्पिरेशन के टाइम पे ऐसा नहीं होता कि आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन ही होनी चाहिए, हमारी बॉडी ऐसे ही अडेप्ट हुई है, वहां पे नाइट्रोजन भी होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होनी चाहिए, क्योंकि वो एटमोस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें, जैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, डाइविंग के लिए जाते हैं, स्कूबा डाइविंग, अब उसके अंदर कौन सी गैस डाली जाती है, पहले नाइट्रोजन ज्यादा डालते थे, पर क्या होता था, ब्लड कैपिलरी ऊपर की आते टाइम फट जाया करती थी, तब पता लगा कि हीलियम के अंदर ज्यादा यूटिलिटी है। बाकी ऑक्सीजन तो उसमें भी डली हुई है, मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस थी वो सारी आपने एक गैस सिलेंडर के अंदर ऐड ऑन करी, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत होती है कि सारी गैसेस प्रेजेंट होनी चाहिए। तो एटॉमिक नंबर इज 2। और सेमीकंडक्टर के अंदर अल्ट्रा क्लीन एनवायरमेंट और अल्ट्रा कोल्ड कंडीशन ये प्रोवाइड करता है, हीट ट्रांसफर, वैक्यूम चैम्बर, सब जगह पे इसका यूज कर लेते हैं। एंड इसका सब्सटीट्यूट प्रेजेंट नहीं है अगर प्योरिटी वाइज देखें तो, सबसे प्योर यही आएगी। और सोर्स क्या क्या रहते हैं हीलियम के, तो नेचुरल गैस फील्ड, उसी टाइम पे इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ एलएनजी प्रोसेसिंग, तो एलएनजी को जब प्रोसेस कर रहे थे उसमें से इम्प्योरिटीज को आप साइडलाइन कर रहे थे, उस टाइम पे भी आपके पास क्या निकल के आई, हीलियम। कतर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है इसका, लार्जेस्ट, देन यूएस है, अल्जीरिया है, रशिया है। थोड़ा थोड़ा डेटा भी अगर देखना है तो यहाँ से उठा सकते हो। यूएस का जो जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट है, इन्होंने बताया कि कुछ जो हीलियम है वो अंडरग्राउंड भी प्रेजेंट है। पीछे जो आपने रैंकिंग्स देखी ना, ये मेजर प्रोड्यूसर बताए जो एक्चुअल में प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन कई कंट्रीज एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। ये वाली रिकवरेबल फॉर्म का डाटा दिया हुआ है, मतलब अंडरग्राउंड ये प्रेजेंट है, आपको रिकवर करनी पड़ेगी, तो उसका डाटा ये दिया हुआ है। जैसे टोटल रिजर्व अगर देखोगे तो 31.3 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, अगर ट्रिलियन में देख लोगे तो 1.13 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तक ये चला जाएगा। तो इतना जो रिजर्व है, ये रिकवरेबल फॉर्म हीलियम का प्रेजेंट है अंडरग्राउंड। यहाँ पे नेचुरल गैस की बात नहीं हुई, ये सिर्फ हीलियम गैस के रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। ये यूएस का जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट है, उन्होंने ये डाटा प्रोवाइड करा है। यूएस के पास ये 8.49 बिलियन क्यूबिक मीटर तक का रिकवरेबल हीलियम है, जिसे रिकवर किया जा सकता है। नेचुरल गैस के साथ नहीं इसको बोल रहे, इंडिविजुअली हीलियम की बात हुई है ये। एंड अल्जीरिया के पास 8.2 बिलियन क्यूबिक मीटर, देन रशिया है 6.8 बिलियन क्यूबिक मीटर। एंड कतर की बात करें, छोटा सा कंट्री है, 10.1 बिलियन क्यूबिक मीटर तक का हीलियम डिपॉजिट इसके पास प्रेजेंट है। और अभी के टाइम पे प्रोडक्शन वाइज भी अगर देखो तो कतर ही सबसे ज्यादा कर रहा है, अराउंड 1/3 जो पार्ट है वो कतर ने ही होल्ड करके रखा है। क्राइसिस कैसे आए, एलएनजी का जो प्रोडक्शन कतर कर रहा था उसके ऊपर लगा दिया हॉल्ट, मतलब टेम्परेरी स्टॉपेज लगा दिया हुआ है, क्योंकि अटैक्स हो रहे थे तो इन्होंने रिफाइनरी को हॉल्ट पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से हीलियम की प्रोडक्शन भी क्या कर जाती है, हॉल्ट कर जाती है, रुक जाती है। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड हो रखा है, जो 1/3 सप्लाई डिसरप्ट है, इसकी वजह से भी हो रखी है। और आज ही ईरान का स्टेटमेंट भी आता है कि पूरा ब्लॉकेट करेंगे यहाँ पे। एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू रहता है। एलएनजी कितना टेम्परेचर देखा आपने, माइनस में, -162 -162 डिग्री, ये मिथेन का था, इसका तो और भी अल्ट्रा कूल कंडीशन में था, -268 डिग्री, मतलब 0.9 डिग्री सेल्सियस तक, तो मतलब और ज्यादा लो टेम्परेचर आपको करना पड़ेगा। कैसे टैंकर्स होने चाहिए, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का मतलब ये होता है कि लो टेम्परेचर के ऊपर आपने किसी चीज को स्टोर करके रखा हुआ है, और लिक्विड की फॉर्म में से स्टोर करा जाता है, पर अल्ट्रा कोल्ड कंडीशन में, वो -268 डिग्री सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर बोला। और ये भी कंप्रेस तो करनी पड़ेगी, गैस है तो कंप्रेस आपको करनी पड़ेगी। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है अगर ग्लोबली देखें, और अंडरग्राउंड रिजर्व सबसे अच्छे माने जाते हैं,
क्योंकि उसके लिए आपको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरफेस के ऊपर नहीं बनाना पड़ा, फिर उसके ऊपर आप कुछ और बना सकते हो। तो अंडरग्राउंड रिजर्व की जो फैसिलिटी है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टोटल 4 ही है ये, उनको देख लो एक बारी। 3 टेक्सास में है और एक आ जाएगी आपकी जर्मनी के अंदर। इन्होंने अंडरग्राउंड कैवर्न्स बनाए हैं जहां पे ये हीलियम को लिक्विफाइड फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, पर ये सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो अगेन यहाँ पे भी सप्लाई के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, सिर्फ 2 एरियाज के ऊपर। एंड देन हैंडलिंग भी इसकी टफ है, क्रायोजेनिक कंडीशन होने के वजह से ही स्पेशलाइज्ड अंडरटेकिंग आपको लेनी पड़ती है। बल्क में अल्ट्रा कोल्ड लिक्विड फॉर्म को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते के विदिन ये आपको चाहिए ही चाहिए होती है, क्योंकि टैंकर्स आप ज्यादा टाइम तक इस टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन करके रखें, ये टफ हो जाते हैं कंट्री के लिए। तो वो सोचती है कि परचेज करते रहेंगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते के गैप पे हम परचेजिंग करते रहेंगे। एंड कंप्रेस रखना पड़ता है इसको, और कैपेसिटी इसकी बहुत कम रहती है किसी कंट्री के पास जिसने स्पेशली परचेज किया होता है। एंड मेजॉरिटी लिक्विड हीलियम स्टोरेज फैसिलिटी ही बनाते हैं, और उसमें भी टैंकर सबसे बड़ी ऑप्शन मानी जाती है। और ये जो अंडरग्राउंड कैवर्न्स हैं, इसके तो बताए डाटा के हिसाब से यही 2 हैं, कि टेक्सास में है और दूसरा जर्मनी के अंदर है, बस ये 2 ही लोकेशन है। और ये पर आप इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते कि यूरोप से या फिर यूएस से सप्लाई होगी, तो कतर सबको नियर बाय पड़ जाता है पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, तो उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है। इम्पैक्ट क्या क्या पड़े, तो शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डेटा सेंटर में भी आपको डेटा स्टोर करके रखना है, और आप चाहते हो चिप जितनी छोटी हो सके उतना बेटर है, पर ज्यादा डेटा को स्टोर कर सके, तो डेटा सेंटर भी इम्पैक्ट हुए, तो प्राइस ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज करेगा। और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज बहुत कम है, और बनाने के लिए इनको टाइम ठीक ठाक चाहिए होगा, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है। अब सेमीकंडक्टर और सोर्सिंग हीलियम क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2025 का एक डाटा दिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने, कि जो सेल है सेमीकंडक्टर की वो बढ़ चुकी है, और कहां तक हिट करेगी, तो अराउंड $791 बिलियन, ये 2025 का डाटा है। तो जब सेमीकंडक्टर की सेल बढ़ी है, तो डिमांड ऑफ हीलियम भी बढ़ चुकी है। तो अभी अगर हॉल्ट आता है, तो ये सारी की सारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं रोकेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, और उन कंट्रीज का सिग्निफिकेंस जो इसमें इन्वॉल्व है, यहां से आपको हाईलाइट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट था। लगभग आपने बड़ी सारी इंडस्ट्रीज पढ़ी जो एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पे इमर्ज हुई। जैसे मैं आपसे पूछूं, M23 रिबेल ये कहाँ पे थे, रवांडा एंड डीआरसी। रवांडा बैकिंग करता है, जो डीआरसी के अंदर ये रिबेलियन ग्रुप था, तुत्सी वर्सेस हुतूस, पर वहां का इंपैक्ट आपको पूरे पैन वर्ल्ड लेवल पे नहीं दिखाई देता। अभी वेस्ट एशिया को देखोगे, कितनी तो आपने इंडस्ट्री कर ली, छोटे ऑयल से शुरू करा था, ऑयल के साथ फिर एलपीजी की तरफ गए थे, देन एलएनजी की तरफ गए थे, उसके बाद देखा रॉ मटेरियल भी हॉल्ट कर चुका है, स्पेशली फॉर इंडिया। इंडिया का मोर देन 60% का कंट्रीब्यूशन रॉ मटेरियल का आता है फ्रॉम दीज वेस्ट एशियन कंट्रीज। ईरान के ऊपर डिपेंडेंसी, उधर इराक आ गया, इराक के साथ तो वाटर कनेक्टिविटी ही पर्शियन गल्फ के थ्रू है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ब्लॉकेड लगा, हम ही सफर नहीं करे, पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है इस टाइम के ऊपर। एंड उसके बाद आपने हीटिंग सेक्टर देखा कि उसके लिए भी गैस की रिक्वायरमेंट चाहिए थी आपको, देन आप हीलियम तक आ चुके हो, लाइमस्टोन, स्टील, सारी इंडस्ट्री इंपैक्ट होती हुई देखी, देन हीलियम तक हम पहुंच गए हैं कि हीलियम सेक्टर भी इंपैक्ट हुआ है। हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया की डिपेंडेंसी ही सारी जब इंपोर्ट्स के ऊपर है, तो बोल सकते हो आप